अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और वार्म वेलकम की तो जरूरत है जनाब, क्योंकि सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ गई हैं। खास तौर पे कराची वाले भी फील कर रहे हैं, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद में तो इस वक्त बड़ा ही मजेदार मौसम हुआ हुआ है। और मैं चाह रही थी कि हम शुरुआत में ही इस पर जरा बात करें हमारे पास कराची के बदलते हुए मौसम को लेकर, क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है सिचुएशन जब बदलती है और कराची वालों के लिए तुम कहते हैं ना, हम पूरी सर्दियां एक शॉल एक स्वेटर में गुजार देते हैं, तो वी रियली सेलिब्रेटेड। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट अबाउट द कराची वेदर चेंज। लेट्स टेक अ लुक। ठंडी हवाओं ने कपकपी तारी कर दी। दर्ज हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कराची वालों ने ठंडे मौसम के मजे लेने के लिए पार्कों और तफरीगाहों का रुख किया। यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाले तो शहरी सर्द मौसम के मजे लेने लगे। सुबह का आगाज किया वर्जिश के साथ। किसी ने पार्क का रुख किया तो कोई मौसम से लुत्फानंदोज होने साहिल समंदर जा पहुंचा। मजा आ रहा है। पहले हम सी व्यू गए, फिर 2 दरिया गए। वेदर बहुत अच्छा था तो हमने सोचा कि आज का दिन चूज करते हैं वेदर के लिए। आइसक्रीम और यखनी सूप के चस्के भी जारी हैं। वेदर बहुत अच्छा है माशाल्लाह कराची का। आजकल तो हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। रात में तो मेरा रोज का सूप पीना, यखनी पीना, रोज वहाँ पर नाजमाबाद जाता हूँ यखनी पीना वहाँ पर। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे तक मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई कर दी। जी, वो लोग बड़े खुश होंगे जिनकी शादियां आजकल में प्लान हुई भी हैं। और कराची वालों के लिए आउटडोर ईटिंग बड़ा नया फिनोमेना था। आई मीन स्ट्रीट फूड तो होता है, कुछ जगहों पे आप जाते हैं इसलिए था कि ओपन एयर है, लेकिन जिस तरह आप जानते हैं कि इनडोर डाइनिंग पे जब से पाबंदी आयद की गई है तो बहुत सारे हमारे बड़े रेस्टोरेंट, जितनी उनकी बेचारों की पेवमेंट है उसको टर्न अराउंड करके उन्होंने अपना एक आउटडोर डाइनिंग सिस्टम बना लिया। लेकिन जी पंजाब में इसके लिए भी बड़ी मुश्किल है, बिकॉज फॉग की वजह से आप देख सकते हैं कि मोटरवे पे भी आमदोरफ्त खत्म हो जाती है। इसके अलावा वैसे भी कहा जा रहा है कि जितने मुसाफिर हैं वो जरा एहतियात से काम लें। आइए देखते हैं ये फॉग/स्मॉग का क्या सिनारियो है पंजाब में इन दिस रिपोर्ट। जिधर देखें धुंध की सफेदी छाई है। लाहौर समेत पंजाब भर के इलाके अब धुंध की लपेट में हैं। दिन हो या रात, अब ये बादल हटने को तैयार ही नहीं, जिसके बाइस दफातर जाने वालों को मुश्किलात का भी सामना है। कुछ नजर नहीं आ रहा आगे से। मोटरसाइकिल चलाने में, गाड़ी चलाने में मुश्किल पेश आ रही है और धुंध वगैरह ज्यादा है। अल्लाह ताला की रहमत है ये भी इंसान के लिए। जितनी गर्मी ज्यादा पड़ती है उतनी सर्दी भी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन एहतियात के साथ चलना चाहिए। मास्क वगैरह, हेलमेट वगैरह और एहतियात आगे से फैसला रख के चलना चाहिए गाड़ियों को। दर्ज हरारत भी 3 और 4 डिग्री के गिर्द पहुंच गया। लाहौर में रहने वालों को मरी की ठंडक याद आ रही है। बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है जैसे हम ना मरी में आ गए हैं। धुंध भी बहुत ज्यादा है। आज तो बहुत ज्यादा सर्दी है, ऐसे लग रहा है जैसे मरी में पहुँच गए हम। मोटरवे M2, M4 और M5 को रात और सुबह के औकात में हद निकाह 30 से 150 होने के बाइस बंद करना पड़ा। दिन को हद निकाह बेहतर होते ही दोबारा खोल दिया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक सूबे में सर्दी मजीद बढ़ने और धुंध में इजाफे की पेशगोई की है। जी जनाब, धुंध में और सर्दी दोनों में इजाफा है, लेकिन खुशी की बात यह कि धुंध सफ़ेदी की है, यानी ये स्मॉग नहीं फॉग है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे तमाम वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, बाइक्स पे हैं, गाड़ियों पे हैं, प्लीज़ ज़रा एहतियात कीजिए। और ख़ास तौर पे अगर आपकी गाड़ी की हेड लाइट्स, टेल लाइट्स आर नॉट वर्किंग, दैन प्रॉब्ली यू नीड टू बी इवन मोर केयरफुल, या फिर किसी और सवारी का इस्तेमाल करें। ये इस तरफ भी इशारा करता है कि माहौलियाती तब्दीली कितनी तेज़ी से आ रही है। यूनाइटेड नेशंस की कई रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इन चेंजेस के लिए। यानी हम ये माहौलियाती तब्दीली फौरी तौर पर फील करेंगे। जब हीट वेव आती है, कोल्ड वेव आती है, उसके लिए हम प्रिपेयर तो कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक वक्ती चेंज नहीं है। इसके दूरस्थ नताइज भी हो सकते हैं हमारी काश पे, हमारे रहन सहन पे, हमारी पूरी लाइफ स्टाइल पे। सो लेट्स बी अ लिटिल मोर केयरफुल। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 कॉलीग्स मौजूद। लाहौर से तारिक खान और पेशावर से अज़म रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जरा इनसे वेदर अपडेट्स लेते हैं और इसके हवाले से कोई होने वाली मुश्किलात का भी जायजा लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी आजम से। अस्सलाम वालेकुम आजम, पहले तो मुझे ये बताएं, ये मास्क आपने कोविड के लिए पहना हुआ है या सर्दी के लिए पहना हुआ है, क्योंकि सर्दी शदीद है इस वक्त पेशावर में?
वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। 2-3 दिन पहले तक तो कोविड के लिए पहन रहे थे, लेकिन अभी आजकल जो है सर्दी के लिए पहन रहे हैं, क्योंकि मंगल को यहाँ पे पेशावर में जो बारिश हुई है उसके बाद मौसम मजीद जो है सर्द हो गया है और जो है ठंड काफी ज्यादा हो गई है। पहले भी पड़ रही थी, लेकिन ये जो 2 दिन पहले बारिश हुई है उसके बाद ज्यादा हो गई। महकमा मौसमियात ने पहले से ये कहा हुआ था कि 15 दिसंबर के बाद जो पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में जो सर्दी की लहर आएगी वो काफी ज्यादा होगी और उसकी वजह से जो सर्दी पहले ही पड़ी है उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। तो ये जो रिसेंटली रेन हुई है उसके बाद सर्दी काफी ज्यादा इजाफा हो गया, इसी वजह से हमने ये मास्क वगैरह पहना हुआ, मुंह कवर रहे। अच्छा अज़म, मुझे बताइएगा बीमारी सेहत के हवाले से आपकी क्या अपडेट्स है, क्योंकि कल मैं देख रही थी कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफकत महमूद साहब का कहना है कि स्कूलों को बंद करने का फैसला बिल्कुल सही था। आप इमेजिन करें इतनी सर्दी में इस वक्त अगर बच्चे स्कूल या कॉलेज जा रहे होते तो क्या सूरत हाल और तशवीशनाक हो सकती थी, बीमार होने का खदशा था, बाकी और मसाइल हो सकते थे। जी बिल्कुल आपने सही कहा और शफकत साहब जो हैं फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन के, उन्होंने भी ठीक कहा। वैसे भी इस मौसम में जो है नज़ला जुकाम जैसी बीमारियां, बुखार होना ये आम हो जाती हैं और उनको अगर कोरोना के बायस नहीं तो सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो देनी पड़ती और जल्दी देनी पड़ती। पिछले साल भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वेव थी, तो यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने छुट्टियां सर्दियों की ज़्यादा छुट्टियां दी थी, जिस तरह मामूल पे होती हैं, कम छुट्टी होती है, लेकिन पिछले साल जो सर्दी में इजाफा हुआ था उसी वजह से ज्यादा छुट्टियां देनी पड़ती थी। तो अगर ये कोरोना ना भी होता तो सर्दियों की छुट्टियां ज्यादा देनी पड़ती और अगर बच्चे बाहर इस मौसम में निकलते तो वो वल्नरेबल होते हैं वैसे भी, तो इसमें खामखा उनको बीमारी कोई ना कोई लाक हो जाती है। सर्दी कुव्वत मदाफियत आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है, इसलिए आपको सिट्रस फ्रूट्स का, सूप्स का एहतमाम करना चाहिए। तारिक, आपकी तरफ आना चाहूंगी। खुशी हो रही है जानकर कि फॉग का बार बार जिक्र हो रहा है, बट इज इट फॉग, इज इट स्मॉग? क्योंकि माहौलियाती तब्दीली बड़ी रियलिटी है लाहौर वालों के लिए, और खासकर अगर पंजाब भर में ऐसे लोग हैं जिनको सांस की कोई बीमारी है या एलर्जीज होती हैं, उनका इस वक्त क्या हाल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इससे जो ख़ास तौर पे अस्थमा के मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सांस लेने की प्रॉब्लम है उन्हीं लोगों को दरपेश आती है इस मौसम में। और क्योंकि फोग के बायस और ख़ास तौर पे जो अब ये स्मोक भी साथ शामिल हो जाए तो फिर ज़्यादा दुश्वारी जो बढ़ जाती है इसके साथ आज मरीज़ों की, और उनको शदीद किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ आज से जब भी मौसम चेंज होता है उसके साथ साथ कुछ बीमारियाँ जो खसूसी तौर पर तोहफे के तौर पे जो है लोगों को मिलती हैं, जिनमें खांसी, नज़ला, जुकाम वगैरह जो है वो आम हो जाती हैं। और इसी तरह ये भी अभी जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है, क्योंकि लाहौर में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कुछ दिनों से और पूरी तरह से जो मौसम है वो सर्द हो चुका है। अगर आज हम सुबह टेम्परेचर की बात करें तो सुबह 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और महकमा मौसमियात के मुताबिक शायद ये 16 सेंटीग्रेड तक जाए अगर दोपहर के औकात में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। अगर हम 4 सेंटीग्रेड देखें तो सुबह के औकात में हमें नॉर्मली लोग भी जो है सड़कों पर नहीं नजर आते, बहुत कम तादाद में जो जरूरी सफर करना चाहते हैं। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि अगर हम ओवरऑल देखें, जैसे ही सर्दी की ये कोल्ड वेव आई है, सर्दी के मौसम आए हैं, सुई नदन गैस की तरफ से हम देख रहे हैं कि पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी शुरू हो गए इस आगाही की मुहिम के लिए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि सर्दी तो है लेकिन एहतियात करनी भी लाजमी है। इस वक्त आई एम श्योर कि लाहौर भर में, पंजाब भर में लोग हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या अगर उनकी आउटडोर ड्यूटी है जैसे गार्ड्स वगैरह तो वो जगह जगह आग जला लेते हैं। इससे आपको लगता है कि वो सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि जब भी कोई मौसम चेंज होता है तो इंसानी फितरत है कि वो उसको अपने उस माहौल के मुताबिक कुदरती तौर पर ढालना शुरू कर देता है। जैसे ही अगर हम गर्मी का मौसम लें तो गर्मी में जैसे ये होती है तो फिर वो पंखे की तरफ चले जाते हैं, अगर सर्दी आए तो गर्म कपड़ों की तरफ, आग की तरफ लोग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चले जाते हैं और हरारत हासिल करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमें लाहौर में बजा इस किस्म की चीज़ें जो है वो नजर आती हैं। लंडा बाजार में भी इसी हवाले से बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है क्योंकि लोग गर्म कपड़े जो है वो खरीदारी करते हैं लोग, और जो खासतौर पे कई मकामात पे जो है वो बिल्कुल जी। आखिरी सवाल आप दोनों से करना चाहूंगी। एब्सोल्युटली एहतियात लाजमी है। अगर आप अपने घरों में हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेक श्योर के सोने से पहले हीटर्स आप बंद करें। चूल्हे को बिल्कुल भी हीटर के तौर पे इस्तेमाल ना करें। अगर आपने कहीं कोई आग जलाई है तो मेक श्योर कि वो अच्छी तरह बुझ जाए, उसमें कोई चिंगारी ना हो, ताकि खुदा न खासा किसी बुरे हादसे से आप अपने आप को महफूज रख सकें। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, अज़म क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है जो
मुतवस्सित तबका होता है, जो गरीब तबका होता है, सर्दी उनके लिए मजीद एक और दुश्वारी ये लेके आती है कि गर्म कपड़ों का मिलना मुश्किल हो जाता है और वो बहुत सारे बाजारों में यूज कपड़े, प्री लव्ड कपड़े ले रहे होते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या उनकी कीमतें इनकी दस्तरस में हैं या नहीं? जी बिल्कुल, हर साल जो है लंडा बाजार की जो है आपने बात की, जो मुतवस्सित तबका होता है वो तो वहीं से जाके लेता है, लेकिन इस साल जो लंडे बाजार में कपड़ों की कीमतें हैं, जैकेट्स की, स्वेटर की, वो पिछले साल की निस्बत उसमें इजाफा हो गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मईशत जो हमारी कोरोना वायरस की वजह से जिसको दचका लगा है, तो उसी की वजह से जो लंडे बाजार में कपड़े मिल रहे हैं उनकी कीमतें भी इजाफा हो गई है। ऑलरेडी जो नया स्टफ होता है वो तो वैसे भी महंगा होता है, लेकिन ये जो लंडा बाजार में जो सेकेंड हैंड कपड़े होते हैं, जो गरीब लोग मतलब पहनते होते हैं, खरीदते हैं, तो उसकी प्राइसेस भी जो है इस साल काफी ज्यादा है, तो उनको डबल मुश्किलात का सामना करना पड़ा, एक सर्दी की सूरत में और दूसरा ये। तारिक, आपके यहाँ क्या सिचुएशन है सेकंड हैंड क्लोथ्स की, प्री लव्ड क्लोथ्स की, उनका क्या सिनेरियो है? क्या लोगों की दस्तरस में है या इनकी कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि गरीब आदमी जो है उसकी दस्तरस जो है क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम है, तो लोग ऑटोमेटिकली जो लंडा बाजार जो है उनका रुख करते हैं। तो हम बड़ी तादाद में देखने में ये भी है, जब हम लोगों से बात भी की है, पीछे गुज़श्ता दफ़ा में इतवार को भी मैं वहाँ गया, तो वहाँ से लोगों से जब बात की तो उनका कहना था कि अशिया जो है वो महंगी हो गई है, लेकिन बहरहाल अभी वो इतने ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन लोगों की क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही। अब वो तारिक, एक बात मुझे बताइएगा, पिछली सर्दियों में हमने देखा था कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत की तरफ से एहसास प्रोग्राम के तहत जो होमलेस लोग हैं, जिनके पास कोई घर बार नहीं है, जो सड़कों पे गुजर बसर करते हैं, उनके लिए शेल्टर्स बनाए गए थे क्योंकि सख्त सर्दी थी। क्या इस दफा आप ऐसे कोई इंतजाम देख रहे हैं? असल में जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, आज भी हम अगर लाहौर में सर्वे करें रात के टाइम, तो आपको बड़ी तादाद में लोग जो हैं सड़कों पे सोए हुए मिलेंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास आईडी कार्ड्स नहीं है, कोई उनकी शिनाख्त नहीं है कि वो पाकिस्तानी है या नहीं है, वो बचपन से या मेंटली अपसेट है या बचपन से कहीं से आ गए हैं और उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई खानदान नहीं, तो उनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए। तो शेल्टर होम में बगैर आईडी कार्ड के किसी को दाखिला नहीं दिया जाता, और शेल्टर होम में सिर्फ उन लोगों को रखा जा रहा है जो दूसरे शहर से यहाँ आते हैं, और उनको सिर्फ 3 दिन के लिए वहाँ स्टे का मौका दिया जाता है ताकि वो अपना जरूरी काम करें और उसके बाद चले जाए। परमानेंट रहायश किसी के लिए भी नहीं है। और इस तरह अगर हम लाहौर में देखें तो अभी अगर हम जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमें अभी रजाइयों में छुपे कहीं नहीं ओट लिए हुए किसी चीज की, तो सड़कों के किनारे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक, बहुत शुक्रिया अज़म। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, शदीद सर्दी में हमें आप रिपोर्ट अप करने के लिए आप खड़े हुए बाहर, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट अपडेट। लेकिन जी जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने अगर आपको साहिब हैसियत बनाया है, मुखैर बनाया है, तो उनको भी इस सख्त सर्दी के मौसम में याद रखें। खासतौर पर आपके घरेलू मुलाजिम भी अगर हैं और आप देख रहे हैं कि वो मोजे नहीं पहन रहे या गर्म शॉल में काम करना अगर आपकी मुलाजमा के लिए मुश्किल है घर में, तो उसको भी अपना कोई पुराना स्वेटर दे दीजिए, बिकॉज सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस वक्त काम के लिए कई लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रिकॉशन जरूर लें। इसी के साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो बड़े अहम मौजूआत हैं हमारे पास, कुछ हेल्थ के मामले भी हैं, और आज का 10 बजे का डिस्कशन आपने मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें हमने स्टोन बॉलिंग या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट की बात करनी है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। लेट्स टेक अ क्विक break and be right back. वेलकम बैक जी। दीवारों की रंग रोगन के बाद जरा अपने ऊपर भी ध्यान देना बड़ी जरूरत है, और खास तौर पे ये मेरी एडवाइस होती है तमाम लेडीज को। मेरी अम्मी भी दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड कि जी घर की हर चीज परफेक्ट है, पर्दे हैं, दीवारें हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, लेकिन अपना भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह मियां ने भी आपको ये घर यानी ये बॉडी दी है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप पे आयद होती है। तो अच्छा खाएं, पूरी नींद लें, पानी जरूर पिएं। लेकिन आज हम खसूसी तौर पर बात करना चाहेंगे एंटी एजिंग के ऊपर। 30 साल की उम्र के बाद ही हम देखते हैं कि कई लोग बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आमतौर पे आपके विजिबली एजिंग साइंस नजर आने लगते हैं। या तो आपको रिंकल्स नजर आएंगे, स्किन में वो ग्लो नहीं होगा, या आप देखेंगे कि बाल आपके रूखे हो रहे हैं। ये बड़ा रियल है, यानी लोग फौरन ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मैं 30 क्रॉस किया तो ये तो होना ही है। लेकिन अब आपके पास अपने आप का ख्याल रखने के लिए बहुत सारी हेल्प मौजूद है। हमारे साथ हैं जी आज डॉक्टर हिना फहद। शी इज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन
पर्सन, आप पहले भी इनसे मेरे शो में मुलाकात कर चुके हैं, अ वेरी ग्रेसफुल पर्सन, एंड आई थॉट आई विल पिक हर ब्रेन्स ऑन दिस टुडे. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू? यू लुकिंग सो प्रिटी टुडे. आई मीन आई एम जस्ट लविंग द येलो ऑन यू. थैंक यू सो मच. ये कलर्स की बात हो रही थी ना, तो मुझे किसी ने कहा था कि थर्सडे के लिए येलो कलर बड़ा अच्छा होता है, तो मैंने कहा चलें जी पहन लेते हैं. अच्छा है ना, मुझे बताएं 30 क्रॉस करते ही जो हमारी स्किन केयर रेजीम होती है, जो हमारा एक जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, एजिंग प्रोसेस भी है, पीपल स्टार्ट नोटिसिंग विजिबल चेंजेस. इज इट जस्ट आवर इमेजिनेशन या ये बड़ा रियल है, वाकई चेंजेस आते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, वाकई चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. यू नो एज वी क्रॉस 30 हमारे स्ट्रेसेस भी बढ़ जाते हैं जिंदगी में, या सो फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं हमारे चेहरे के ऊपर. जो हमारे स्ट्रेसेस होते हैं जिंदगी में वो हमारे फेस के ऊपर विजिबल होना शुरू हो जाते हैं. सो वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस, क्योंकि अगर आप अभी नहीं लेंगे तो आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा झुर्रियां आना शुरू हो जाएंगी. तो आप अभी से ही आप जो भी चीजें आप, आई एम श्योर आप घर पे अपने घरेलू टोटके तो इस्तेमाल करते ही होंगे, बट आप क्लिनिक्स पे आके प्रोसीजर्स की तरफ आप आके वो प्रोसीजर्स इस्तेमाल करें. आप उनकी तरफ यू नो कम एंड गेट दोज प्रोसीजर्स डन, ताकि आपकी एजिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो होना शुरू हो जाए. अच्छा, पहला सवाल जी आपके लिए आ गया है. बाय द वे आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सवाल भेज सकते हैं डॉक्टर हिना के लिए. नंबर भी आपके सामने, आप कॉल कर सकते हैं. डॉक्टर हिना, ओपन पोर्स, वैसे तो लड़कियां 20 से ही इससे डील कर रही होती है, लेकिन 30 में जैसे आपकी स्किन एज करती है बड़ा विजिबल हो जाता है, और मार्केट में आपको हर तरह की चीज मिल रही है जो ये प्रॉमिस करती है पोर्स बंद कर देगी. क्या ये पॉसिबल भी है? इसके बारे में जरा हमें बताएं. ओके, सो यू नो पोर्स नॉर्मली जब पैदा होता है उसके फेस पे पोर्स होते हैं, और बिल्कुल पोर्स क्लोज करना एक इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके चेहरे पे दिए हैं पोर्स, और उसको रहने दें. दैट्स फाइन. मेरे चेहरे पे भी हैं और हर एक के चेहरे पे होते हैं. तो पोर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको छोटा बिल्कुल बारीक कर सकते हैं, बट बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते उसे. और प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं मार्केट में होते हैं, बट हर प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देता, बल्कि उल्टा आपकी स्किन को खराब कर देता है. तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल बिल्कुल सही. तो ये जो पोर होता है वो एक छेद है जिसके अंदर, जाहिर सी बात है जब आप क्लेंजिंग एंड टोनिंग करेंगे तो वो इतना डायलेटेड नहीं दिखेगा. लेकिन अगर कोई आपको कहे कि पोर्स बंद हो जाएंगे, ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है. डॉक्टर हिना, आपके लिए अगला सवाल आया है रेटिनॉइड्स को लेके, रेटिनॉल को लेके. इसमें कई एफिकेसीज के क्लिनिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, कॉस्मेटिक भी हैं. अब तो हर कंपनी अपना एक रेटिनॉइड बना रही है. इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका, और हाउ डज रेटिनॉइड हेल्प इन अवॉइडिंग फाइन लाइंस एंड एजिंग ऑफ स्किन? ओके, सो रेटिनॉल जो है देखें एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी होता है, जो कि एक पोटेंट रेटिनॉइड होता है. पोटेंट रेटिनॉइड वो होता है जिसकी एफिकेसी थोड़ी स्ट्रांग होती है, और एंटी एजिंग जो कि झुर्रियां होती हैं उनकी थोड़ी पोटेंसी थोड़ी लेस होती है. रेटिनॉइड क्या करता है, आपकी स्किन को ड्राई कर देता है. ड्राई करता है. एजिंग में तो ऑलरेडी स्किन ड्राई हो रही है. एजिंग में ऑलरेडी स्किन ड्राई होती है, बल्कि ड्राई तो करता है अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोटेंसी वाला यूज करेंगे, राइट. बट अगर आप थोड़ा कम पोटेंसी वाला यूज करेंगे, बट वो ड्राई करता है, बट स्मूथ करता है आपकी स्किन को. कोई साइड इफेक्ट्स होती हैं? ड्राई करता है ना, ड्राई करता है. तो हो सकता है अगर आप स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करें तो पीलिंग हो, और इसको आहिस्ता आहिस्ता, जो मैंने पढ़ा है, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करें. रोजाना नहीं लगानी. हो सकता है शुरुआत में आप हफ्ते में एक दफा लगाएं और स्लोली बिल्ड इट अप. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शिरीन बोल रही हूँ इस्लामाबाद से. जी, मैं 33 ईयर्स ओल्ड हूँ. ओके. और मैंने पता करना था, मेरे फेस पे बहुत पिगमेंटेशन और पोर्स हैं, तो हाइड्रा फेशियल कोविड के जमाने में कितना सही रहता है करवाना, और उसमें क्योंकि वो पानी होता है और सब होता है, वो जर्म्स कैरी कितने कर सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, जितने लोगों को हाइड्रा फेशियल का पता है, ये जरा मशीनी फेशियल होता है, और जब आप लिटरली एंड में देखते हैं तो सारा जो गर्दो गुबार पोल्यूशन आपकी स्किन में है वो बकायदा एक बोतल में आपको नजर आ रहा होता है. लेकिन ये कितना ऑफन कराना चाहिए, और खासतौर पर जो इनका सवाल है कि क्या कोविड में करा सकते हैं या नहीं, हिना क्या कहें? ओके, बिल्कुल कोविड में करा सकते हैं. बिल्कुल गन जो है वो हमारी बोतल में आ जाता है. जितना आपके फेस के ऊपर जो गन जमा हुआ होता है, जो पोल्यूशन हो रही होती है, वो बोतल में आ जाता है. वंस इन 4 वीक्स आपको बिल्कुल कराना चाहिए आकर. वो हम हमेशा अपने नोजल्स को स्टेरिलाइज करते हैं हर पेशेंट के बाद. उसको जो है अच्छी तरह
जाता है हमारे ओटी में, सारे नोजल्स अच्छी तरह वो स्टेरिलाइज होते हैं और वो आके फिर वापस लगते हैं हमारी मशीन के ऊपर और डिसइंफेक्ट होता है। कोई ऐसा नुकसानदेह नहीं है कोविड में कराना, आप प्लीज आइए और आके कराइए। अच्छा, कुछ जो मेरे जैसे सनकी लोग होते हैं, आप वो परचेज भी कर सकते हैं अपना नोजल पैक, और आके आप जब जिस भी एस्थेटिशियन से ये करवाते हैं उसको जाके अपना नोजल पैक दें अगर आप नहीं चाहते। ये बिल्कुल वही लोग होते हैं मेरी तरह के जो अपना मैनिक्योर पेडिक्योर किट भी अलग रखते हैं, खुद लेके जाते हैं, कहते हैं हम इसको खुद स्टरलाइज करके लाएंगे। पर है ना, टेल मी वन थिंग, जो हम रेगुलर फेशियल्स करते हैं उसके अंदर आप देखें कि ब्लैक हेड्स को रिमूव करने की वो एक यूटेंसिल इस्तेमाल होता है, बड़ी स्टिफ किस्म की उसके अंदर एक्सफोलिएशन हो रही होती है, स्क्रब्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जब आप उसको हाइड्रा फेशियल से कंपेयर करती है जहां वैक्यूमिंग के जरिए नोजल के जरिए ये सब गंक आपकी स्किन से निकाल रहे होते हैं, दोनों में फायदा किसका ज्यादा है? ओके, हाइड्रा फेशियल ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए है बिकॉज आप वो एक तो आप जो वैक्यूम से कर रहे होते हैं वो जो स्टिक जो आप इस्तेमाल जो दूसरे फेशियल्स में कर रहे होते हैं वो ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे होते, आप फेस को ज्यादा ट्रॉमा नहीं पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। आप आहिस्ता वैक्यूम से सक आउट कर रहे होते हैं, प्रेशर भी आपका इतना नहीं लग रहा होता, इक्वल प्रेशर आपके पूरे फेस पे लग रहा होता है। फिर वो जो आप प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डेफिनेटली अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं और हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू जो अदर फेशियल के आप देखें, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना कि वो जो सख्त वाला स्क्रब आपकी स्किन के साथ क्या कर रहा है, तो आप कभी स्क्रब नहीं करेंगे। एक आखिरी कॉलर ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, जल्दी से अपना सवाल बताइए सर। जी, अहमद खान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, मेरी क्रीम को पूछना था कि थोड़ा सा ना मेरी जो जिल्द है वो धूप में ऑयली हो जाती है, तो सर्दी में उसके बाद वो ड्राई रहती है। कोई क्रीम? बहुत बहुत शुक्रिया सर सवाल का, आप हमारे साथ रहिए, ऑफलाइन आपको जवाब देते हैं। वक्त मेरे पास इतना ही था, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। रोज देखें मैं आपसे कितनी सारी बातें करती हूँ। इमेजिन कीजिए कि अगर मैं खामोश हो जाऊं, वैसे तो ये बड़ा मुश्किल होगा इमेजिन करना, मेरे घर वाले भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, घर वाले हैं और उनमें से कुछ करीबी हैं, अगर आपसे नाराज हों और बजाय उस नाराजगी को, उस गिले को एड्रेस करने के खामोशी इख्तियार कर लें, तो ये दोहरी तकलीफ होती है। और कई लोगों की आदत होती है, इसको आप पैसिव अग्रेसिवनेस में भी डाल सकते हैं कि जी मुझे गुस्सा तो बहुत है लेकिन मैंने जब्त किया। लेकिन अगर माशरती तौर पर देखा जाए, हमेशा हमें कहा जाता है कि बहुत गुस्सा आए तो गुस्से में हद से ज्यादा बात ना निकल जाए, खामोशी इख्तियार कर लो। कब ये खामोशी मसलहतन है और आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कभी यह खामोशी एक्चुअली आपके रिश्तों को, आपके रिलेशनशिप्स को डैमेज कर रही है। ये फर्क करना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में जो एक इस्तिलाह है, एक लफ्ज है स्टोन वॉलिंग, के जैसे आपने एक पत्थर की दीवार खड़ी कर दी है अपने और अगले के बीच में और उसको तोड़ने की उसमें सकत नहीं है, वो आपसे जितनी भी कोशिश कर ले बात करने की, राब्ता करने की, आप जवाब ही नहीं दे रहे। दैट काइंड ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट इज एक्चुअली इमोशनल अब्यूज एज वेल, और इसके बारे में आगे ही होना बहुत जरूरी है। कई दफा हम जाने अनजाने भी ये कर रहे होते हैं, और अगर आप पे बीत रही है तब तो मैं सोच सकती हूँ कि आप कितनी तकलीफ में होंगे। हमें कॉल कीजिए और इसमें आप बात भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक पैनल ऑफ कंसल्टेंट्स होगा जिस पे हमें मशवरा भी देगा, अपने एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करेगा और आपकी कॉल्स भी लेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे पैनल से। हमारे साथ मौजूद है ताहिरा मलिक, शी इज अ काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट। आप इंडिविजुअल्स के साथ और कपल्स के साथ भी काम करती हैं, कपल्स थेरेपी में भी। सेल्फ एस्टीम एंड रिलेशनशिप इश्यूज आर योर फोर्टे। थैंक यू सो मच ताहिरा फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स माय वेरी डियर फ्रेंड जो मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ है हुमैरा आफान। When it comes to therapy and issues relating to human psychology, she is my go-to person. So thank you, Humaira, for making time once again. हमारे साथ मौजूद हैं, he's a media person as well. अक्सर आप इनको जानते हैं, देखते हैं। ज़ीशान मलिक हमारे साथ हैं. And last but definitely not the least, another consultant and philosophy teacher, मोहम्मद उमैर भी हमारे साथ हैं. Thank you, उमैर, for making time. अच्छा जी, इतना जबरदस्त पैनल है, इतने सारे कंसल्टेंट्स एंड कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं। हुमैरा, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताइए कि स्टोन बॉलिंग ये लोगों का तरीका होता है, या आपको लगता है कि कभी कभार इतनी तकलीफें हो चुकी हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं कि इंसान कहता है यार इस अगले बंदे से बात करने का फायदा ही नहीं है, या ये आपकी शख्सियत का हिस्सा होती है? दोनों।
ओके, दोनों होंगी। आप कभी इसको एज ए डिफेंस मैकेनिज्म भी यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिचुएशनल, जैसे अगर खराब ज्यादा हो तो आप चुप करके बिल्कुल अगले को जवाब ही ना दो। कुछ लोगों की कैफियत के अंदर ही आ जाता है, एक आदतन सी चीज बन जाती है कि चाहे खुशी हो चाहे गम हो, उनका रिएक्शन ही एक किस्म का होता है, मतलब चुप। तो यानी कि यू कांट मेक आउट कि वो खुश हैं, नाराज हैं या क्या है। तो एक आदत का हिस्सा ये भी अभी से नहीं बचता, काफी ये भी बचपन से बनता हुआ आता है और ये आदत और पक्की होती जाती है कि वो अपने चुपचापी में, अपनी खामोशी के अंदर इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो रियलाइज भी नहीं करते ऐसे लोग कि अगले को कितनी तकलीफ पहुंच रही है, अगले को कितना असर पड़ रहा है उनकी चुपचापी से। बिल्कुल, और खास तौर पर आप देखते हैं कि बुजुर्ग अफराद भी ये तरीका ज्यादा अपनाते हैं। हमें कॉल करके बताइए कि क्या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो अपनी खामोशी से ही आपका बड़ा हशर नशर कर देता है। जीशान, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या प्रेफर करते हैं पर्सनली अगर बात की जाए कि कोई अगर आपसे नाराज हो तो जली कटी सुना दे, दिल का गुबार निकाल दे, या ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है जब अगला बंदा खामोश हो जाए? एक्चुअली कभी कभी तो इंसान चाह रहा होता है कि अगला उससे लड़े या बात करे या गुबार निकाले। हाँ। तब ह्यूमन साइकी जो है ना वो किसी एक चीज पर मेरा ख्याल है नहीं होती, मौकूफ नहीं होती है। हम मूड्स के ऊपर चलते हैं। मैं अगर आम इंसानों की बात करूं, आम लोगों की बात करूं, और अगर हम एक मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करें तो मेरा ख्याल है जैसे दो मुल्कों की फौजें होती हैं, आपस में बरसरे पैकार होती हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मियाँ और बीवी जो है वो दो फौज है, लेकिन वो है और वो आपस में जब लड़ रहे होते हैं और एक तो उससे फायरिंग हो रही हो तो मेरा ख्याल है दूसरे को लाजमन डक्ट करना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए कि गोली ना लग जाए। ये जरूरी होता है। इसी की मिसाल। लेकिन जीशान, उसके बारे में क्या कहेंगे? आजकल एक ऐड भी चल रहा है और हमारे तो घर घर की कहानी है, जब अम्मी अब्बू की आपस में बात बंद हो जाती है तो बेचारा बच्चा बीच में मैसेंजर बना होता है। अब्बू को कह दो ये, अम्मी को कह दो ये, अपने अम्मी से कह दो ये, अपने अब्बू को कह दो ये। तो ये जो सर्द जंग होती है इन दोनों फौजों के बीच में, इसका बेचारा निशाना कौन बनता है? तो पंजाबी में कहते हैं ना, कहनिया धी नूं सुनानिया नूं नूं, तो कहनिया पुत्र नूं तो सुनानिया बीवी नूं। ये बेसिकली बेटे के जरिए जो है वो बीवी तक बात पहुंचाई जाए, ये चलता आ रहा है। हमारे बचपन में भी ये चीजें होती थी। हाँ। जब आपस में लड़ पड़ते थे वो चाह रहे होते थे कि कोई उनकी सुलह करवाए। ये बात याद रखिएगा, जो मियाँ बीवी आपस में लड़े भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि कोई उनकी सुलह करवाए, कोई उनके दरमियान मुफाहमत करवाए, लेकिन कोई भी अपना एक स्टेप पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। हाँ, तो वो ईगो का अंडा भी तो होता है ना बीच में, जिसकी वजह से अगला खुद बात नहीं कर रहा होता। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मैम। मैं मिसेस इकबाल बोल रही हूँ। जी मिसेस इकबाल, क्या कहेंगी आप हमारे आज के मौजू के ऊपर और जीशान की बात के ऊपर? जी, बहुत अच्छा टॉपिक है और मुझे ये पूछना है, एक तरफ तो जो साइलेंट हो जाते हैं वो बड़े डेंजरस है जी, लेकिन अगर एक तरफ ऐसे लोग हों जो थ्रू आउट लाउड ही हों, खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, तो फिर हमें किस तरह करना चाहिए? अगर आप खामोश हो जाते हैं वो उस पर भी लाउड है, अगर आप रिप्लाई करते हैं वो उस पर भी लाउड होते हैं। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग। ये सवाल मैं ताहिरा की तरफ ले जाती हूँ। ताहिरा, मुझे बताइए कि अगर लोग कहते हैं ना, खवातीन को अक्सर कहा जाता है कि अगर हस्बैंड गुस्से में तो तुम खामोश हो जाओ, लेकिन अक्सर खवातीन ये कहती हुई नजर आती है कि भाई खामोश हो या आगे से झगड़ो, अगली तरफ की फायरिंग बंद नहीं हो रही होती। आप क्या कहेंगी? वो तो फिर एक एंगर मैनेजमेंट, आई थिंक उनको एंगर मैनेजमेंट का कुछ करना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। हाँ। वो हमारी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, दो तरीके हैं अपनी नाराजगी शो करने के। तो जो ये जिक्र कर रही थी मुहतरमा, वो दूसरा वाला एक्सट्रीम है कि एक तो एक्सट्रीम है कि आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, दूसरा एक्सट्रीम है कि आप बिल्कुल बोलते रहते हैं, नाराज रहते हैं। ये दोनों तरीके हैं अपना गुस्सा शो करने के, या ये शो करने के कि मैं बेबस महसूस कर रहा हूँ। असल में तो गुस्सा या साइलेंट ट्रीटमेंट दोनों इंटरनल इनर चाइल्ड की वो है ना कि वो उसको तरीका नहीं आता चीज को हैंडल करने का। तो मेरे ख्याल में ये दोनों एक्सट्रीम्स ठीक नहीं है, या बिल्कुल चुप हो जाना या बोलना। और जो उस टॉपिक की बात है जो हमारा साइलेंट ट्रीटमेंट का है, उस सिलसिले में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि अक्सर जो लोग साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं या दूसरे को बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उनमें अक्सर ये होता है कि वो एक काइंड ऑफ पनिशमेंट दे रहे होते हैं। जैसे ये जिक्र कर रहे हैं आप गुस्से वाला भी, तो साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक तरह की पनिशमेंट है दूसरे को। इट्स अ फॉर्म ऑफ अब्यूज समटाइम्स इन रिलेशनशिप्स, राइट? और फर्क क्या है कि कहाँ वो अब्यूज है और कहाँ वो एक अच्छा तरीका है लड़ाई खत्म करने का। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम बस उठ जाते हैं, जी हम कहते हैं लड़ाई ना हो, हम चुप हो जाते हैं। तो अगर आपने अपने पार्टनर्स को पहले से बताया हुआ है
कि देखो मेरा ये मसला है कि जब गुस्सा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती, मुझे लगता है कि लड़ाई हो जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी। इफ आई मे इंटरजेक्ट ताहिरा, कई लोग खामोश इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर, देखिए वही आपकी वाली बात, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आता नहीं है। उनको लगता है अगर मैं खामोश नहीं होऊंगा तो मेरा दूसरा एक्सट्रीम रिएक्शन ये होगा कि मैं बहुत चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए चुप हो जाते हैं कि अगर मैं रुका तो मैं मैं फट पड़ूंगा। फिर क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं तो की ये है ना कि अगर हम मियां बीवी के साथ रह रहे हैं ना, तो उसके जब ठंडे मिजाज में, जब आम खाना पीना हो रहा हो, चाय पे बात हो रही हो, तो आप डिस्कस कर लें। आप बीवी को बता दें या हस्बैंड को कि देखो जब लड़ाई होगी तो मुझे लगता है कि खामोश हो जाना चाहिए। तो द डिफरेंस इज इन द प्रायर एग्रीमेंट। अच्छा, ये चीज मैं चाहती हूँ कि थोड़ा रिलेशनशिप से निकाल के वर्क एनवायरनमेंट पे भी जाए। उमैर, इसके लिए आपकी तरफ आना चाहूंगी। हम अक्सर गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बल्कि अपने कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में एक इस्तिलाह बड़ी कॉमनली सुनते हैं, नो न्यूज इज गुड न्यूज। यानी अगर बहुत कोई अच्छा काम करोगे तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि थम्स अप मिलेगा। खबर तभी आती है, पूछगछ तभी होती है जब कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया होता है। तो वाकई इज गुड नो न्यूज गुड न्यूज इन अ वर्क एनवायरमेंट? वर्क एनवायरनमेंट एक बार ये थोड़ा मसला हो जाता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को वो उनकी हौसला अफजाई ना करो या उनको अप्रिशिएट ना करो, सो देन दे टेंड टू गेट बर्न्ड आउट। उनको लगता है कि जितना भी काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, एंड देन जस्ट जब तक वो ब्लंडर ना मारे उनको कॉल आउट नहीं किया जा रहा, तो सिर्फ होता ही है कि they have this need to be perfect all the time, and that is not just bad for their mental health, it's also bad for their self esteem। क्योंकि अक्सर होता ही है कि आप काम करते रहते हो, लेकिन एक छोटी सी गलती पे ऐसा लगता है कि पूरी जमीन पूरा आसमान आपके ऊपर गिरा दिया गया। यानी वर्कफोर्स ये कहती है, टीम ये कहती है कि जब अच्छा काम कर रहे थे तो कभी शाबाशी नहीं मिली, लेकिन जब गलती हो गई तो राई का पहाड़ बन जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो लोग जो मैनेजमेंट पोजीशंस में, लीडरशिप पोजीशंस में है, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अहम है। आपकी तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट आपकी पूरी टीम के मोराल को तोड़ भी सकता है। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिद्रा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। आज पहली दफा है कि आपने मुझे पूरा सिद्रा इकबाल नहीं कहा, वरना तो मैं अलर्ट हो जाती हूँ। आप एक जुमले में 3-3 दफा मेरा पूरा नाम लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अब आइंदा नहीं लूंगा। anyway, आपके तमाम मेहमानों को सलाम, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, मेरा एक जुमला है, मेरा क्या जुमला है, मैंने पढ़ा है कि अगर राब्ते कायम रहे तो गैर भी अपने हो जाते हैं, और राब्ते टूट जाए तो अपने भी गैर बन जाते हैं। जबरदस्त। तो कम्युनिकेशन जरूर होनी चाहिए। मैं खामोश आदमी नहीं हूँ। अगर मुझे कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करा, तो मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई बताओ मेरी गलती क्या है। मैं उससे पूछता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मेरे साथ जुल्म क्यों कर रहे हो। अच्छा, मुझे बताया कि वो जब आप कॉल करते हैं, आपको कभी ये महसूस होता है कि अगला बंदा एक्चुअली यही चाहता था, उसको तवज्जो चाहिए थी, वो चाहता था कि आप ये फील करें? ऐसा होता है। अगर नहीं भी चाहता ना, अगर आप किसी को पिंच करेंगे तो वो जरूर आपको तवज्जो देगा। लेकिन बात ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। आप जिसके बारे में बॉदर करते हो उसी की तो फिक्र करते हो। जिसके बारे में अगर आप बॉदर करते हो तो उसकी केयर करनी चाहिए और कम्युनिकेशन रखना चाहिए। मेरा कहना चाहिए, मेरा सवाल जो आपके पैनल से इतने अच्छे लोग बैठे हुए, मेरे कहने का मकसद है कुछ लोग खामोश होते हैं, उनकी खामोशी से हम अंदाजा नहीं कर सकते उनका वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे खामोश लोगों को हम क्या पैगाम देंगे? सही, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। थैंक यू याया। मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है कि खामोशी असल में क्या इंदिया दे रही होती है, कि अगला बंदा नाराज है, परेशान है, दुखी है, तवज्जो चाहता है, एंड हाउ शुड वी डिसाइफर इट। एक ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज का, स्टोन बॉलिंग के हवाले से, और खास तौर पे जो हमारे कॉलर ने भी सवाल किया, मेरा आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको लगता है कि वाकई ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है? A lot of times सिद्रा एक पैटर्न भी लोगों का बन जाता है, एंड व्हेन यूर इन अ न्यू सेटिंग इट्स वेरी ऑकवर्ड दूसरे लोगों के लिए इसको पहचाना। बट आई थिंक जैसे आपका सर्कल ग्रो करता रहता है, आपकी फेमिलियरिटी बढ़ती रहती है लोगों के साथ, इवन पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस सो एंड सो पर्सन इज द क्वाइट टाइप। वो खाली डिस्कम्फर्ट हमारा अपना, आई थिंक उस रिलेशनशिप में एसोसिएटेड इतना बड़ा होता है कि अगर हम अपने स्पाउस को चुप देखें या अगर स्पाउस बात नहीं कर रहे, मे बी द क्राउड इज ओके बट इट्स आवर ओन पर्सनल डिस्कम्फर्ट। अच्छा, कभी कभी आप खामखा गिल्टी
कभी भी हो रहे होते हैं ना, लाइक मिसाल के तौर पे आप अभी अपनी मदर इन लॉ को बहुत अच्छे से नहीं जानते और ऐसी कोई सिचुएशन हुई है विच यू सडनली फील कि देयर इज अ शिफ्ट इन मूड्स। अब अगर वो खामोश हैं, कुछ नहीं कह रही हैं, तो आप खामखा कॉन्शियस हो रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि देयर कुड बी अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन देयर हेड ओनली। वो कन्वर्सेशन इज नॉट लाउड लाइक अदर पीपल हु टॉक, बट विद पीपल हु आर क्वाइट, या जो साइलेंट ट्रीटमेंट वाले भी है, वो अपने दिमाग में अपनी ही बात करके अपना ही जवाब अपना ही सब कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट स्पीकिंग ऑन हेड्स, जो कि हमें लगता है कि अच्छा हमें मूड दिखा रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं थोड़े से, या उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ीशान, अगर आपके सामने एक ऐसा कपल आए जिसमें एक दोनों में से कोई भी हस्बैंड या जो बीवी है वो ये कंप्लेन कर रही हो कि भाई ये मुझसे लड़ते नहीं है, अगर किसी बात पर नाराज हो जाते हैं तो 2-2 दिन 3-3 दिन खामोशी होती है, तो आपका मशवरा क्या होगा उनको? देखिए, अगले को समझना चाहिए, चाहे वो मर्द ऐसा हो या बीवी ऐसी हो, उसको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि तवज्जो हासिल करने के जहां बहुत से तरीके होते हैं, उनमें एक ये भी होता है कि खामोशी को सुना जाए, खामोशी को महसूस किया जाए। तो तवज्जो हासिल करने के लिए अगर कोई खातून भी इस तरह की हरकत इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करती है, तो शौहर को अंडरस्टैंड करना चाहिए और शौहर को बेसिकली एक साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, जिसे सारे मूड्स को समझना चाहिए कि बीवी या खातून, जाहिर है अल्लाह ताला ने टेढ़ी पसली से बनाया, नो ऑफेंस टू यू, ये मैं गलत सेंस में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, हरगिज नहीं कह रहा हूँ। टेढ़ी कहाँ से आ जाती है? पसली से बनाया ये तो हमें पता है, ये टेढ़ी आप लोगों ने ऐड कर दी है। अच्छा चले जी, टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी है। मेरा मकसद कहने का बात का ये है कि वो बिल्कुल बच्चे की तरह होती है और एक शौहर को या हस्बैंड को उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। आपस की बात है ज़ीशान, ये मैं तायरा की तरफ लेके जाती हूँ। ये आप जो कह रहे हैं ना कि बच्चे की तरह होती है, अक्सर तो खवातीन ये कंप्लेन कर रही होती हैं कि ये पाल पोस के हमें जो दिया है वो अभी तक ज़हनी तौर पे काफी बच्चा है। तायरा क्या कहेंगी, ये कंप्लेन ज्यादा किस तरफ से आती है? मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसका एज ए थेरेपिस्ट जवाब दूं या एज अ फेमिनिस्ट या एज अ वुमन। आप एज ताहिरा जवाब दें इसका, अपनी प्रैक्टिस का भी हवाला दें, लेकिन सच बताएं। अच्छा, दो बातें। एक तो इन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक की कि जो एक रिसर्च से भी साबित हुआ है कि मर्द हजरात का जो इमोशनल, एक जिसे IQ कहते हैं ना, इमोशनल जो अकल है, EQ, वो बड़ा डिटर्मिनेंट है शादी की कामयाबी पे। तो जो मर्द हजरात जैसे ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजी समझते हैं, उनकी शादियां कामयाब रहती हैं। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल ठीक की है। बिल्कुल। दूसरा, जहां तक ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट वाली बात है, ये रिसर्च ने साबित किया है कि खवातीन कम देती हैं और मर्द ज्यादा देते हैं। मर्द हजरात चुप हो जाते हैं। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, खवातीन को इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्द हजरात का कुछ ऐसा माइंड होता है या ऐसा साइकोलॉजी होती है कि वो मसले का हल खामोशी से अलग होके सोचते हैं। हाउएवर खवातीन का ये तरीका होता है कि वो बात करके मसले का हल निकालना चाहते हैं। तो वो एक बड़ी मशहूर किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। लेकिन इसमें दो चीजें मैं अभी ऐड करना चाहूंगी जो रीसेंट सर्वेज कहती हैं। एक ये कहती है कि खवातीन जब बोल रही होती हैं तो आदमियों को, मर्दों को एक दोहरी जिम्मेदारी ये लग रही होती है कि जो मसला बयान कर रही है, शायद मुझे इस मसले का हल निकालना है। एट टाइम्स अ वुमन जस्ट वांट्स टू टॉक एंड हैव अ कैथार्सिस। ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी किताब में यही बहुत पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। सही। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि खवातीन सिर्फ आप सुन लिया करें उनकी, वो मसले का हल नहीं चाह रही होती हैं। लेकिन मैं कह रहा कि आप इस मसले में बीच में कूद जाएं, या अगर आप मिसाल के तौर पे सास और बहू के बीच में कोई चपकलिश है तो वो ये नहीं कह रही कि आप कूदें और आप लड़ाई करें और मेरी साइड में, वो सिर्फ कह रही है सुन लें ताकि मैं एटलीस्ट उसको प्रोसेस कर सकूं। एक कॉलर हमारे साथ है जी तायरा, उसके बाद मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पिंडी से कोकब बात कर रही हूँ। आपके इतने अच्छे टॉपिक होते हैं, आज भी जबरदस्त टॉपिक है। थैंक यू। क्या कहेंगे इस टॉपिक के ऊपर? जी ये कहना चाहूंगी कि इल्म और अमल दोनों में फर्क है। इल्म तो हम सबको है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर कोई गुस्से से बात करते हैं आपको उसका अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए, कोशिश इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन अमल करना इस पे इतना मुश्किल है मेरी बहन, बहुत मुश्किल है कि जो बंदा गुस्से से बात करता है ना, वो तो दिल की भड़ास निकाल लेता है, लेकिन अगला बंदा अगर मसलहत के तहत खामोशी इख्तियार करता है ना, तो उसके अंदर बहुत उसका जहन डैमेज होता है। अच्छा कोकब जी, अक्सर ये भी कहा जाता है, यानी अगर मिसाल के तौर पे आप अपने ससुराल में हो, आप अच्छाई में खामोश हो रहे हैं, आपको कोई चीज बुरी भी लग रही है, आप चुप हो रहे हैं, लेकिन अगला आपको
लोग कहते थे ये तो बड़े घुन्ने हैं, ये खामोश छुरी है, इसने कब वार करना है आपको नहीं पता। तब इंसान और परेशान होता है कि यार मैं तो मसलहतन चुप हुआ था, इतनी मुझे बुरी बात लगी थी, लेकिन फिर भी लोग मुझे इल्जाम दे रहे हैं, क्या कहेंगी? आप अंदर से इतना किरचियां होती है ना कि आप इसका अंदाजा नहीं कर सकती। बाहर चोट जो लगती है ना वो सबको नजर आती है, लेकिन जो आपके दिल को और आपके दिमाग को ये बातें जख्मी करती हैं, इसका कोई दूसरा अंदाजा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत शुक्रिया कौकब जी, ये एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। लेकिन उमैर फिर मुझे ये बताइए कि क्यों हम बच्चियों को, अक्सर जो बच्चियां जिनकी शादी हो रही होती है उनको यही लोग तजवीज दे रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं कि बस कोई भी अगर मुश्किल हो ना तो खामोश हो जाना, जबान मत चलाना, क्या कहते हैं आप? ये तो ऑनेस्टली मुझे तो बड़ी गलत एडवाइस लगती है, क्योंकि आप जितनी दफा खामोश हो गए, आप अपना मसला नहीं बता रहे, आप ये नहीं बता रहे कि आपको ये मसला क्यों फील होता है, क्या वजूहात हैं, आप फिर खामोश होते रहो, आप अपने अंदर ही जलते रहते हो। फिर ये एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो बस एक बस पे पहुंच जाते हैं, वो बस पे पहुंच जाए तो फिर वो फट के बाहर निकलता है, फिर झगड़े भी होते हैं। आप इससे बेहतर है आप एडवाइस ये करो कि भाई देखो, यू शुड हैव अ सिट डाउन, then you should have like a way to make a communication pattern। क्या भैया आप अपने हस्बैंड को या अपने जो भी आपका पार्टनर है उनको बता दो कि भैया आप कम्युनिकेट, आपका तरीका कैसा है कम्युनिकेट करने का, then you can come to a middle ground। कि आप उनसे मिडिल ग्राउंड पे आके बात करें, क्योंकि हम जो ये बोलते हैं ना कि आप बस सह लें, आप चुप हो जाएं, आप हस्बैंड की सुन लें, ये मुझे तो मसलन बड़ी गलत एडवाइस। अच्छा, लेकिन इसमें उमैर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक मैं आपको मिसाल देती हूँ। अक्सर लोगों को ना जब नई नई शादी होती है, जो हम जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट इश्यूज, बेतकल्लुफी बुरी लगती है। अब ठीक है, एक हस्बैंड है, उसका अपना एक घराना था, अपनी बहनों के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपनी मदर के सामने वो एक खास अंदाज में गुफ्तगू करता था। जब बीवी आई और बीवी के बारे में ही ऐसी कोई बात मजाकन के तौर पे आपने सेंस ऑफ ह्यूमर में ही कोई उसको ताना दे दिया, टोक दिया, अब बीवी को बुरा लगा है कि सबके सामने ये बात क्यों कही गई, तो उसको क्या करना चाहिए? उसी वक्त इसके ऊपर रिएक्ट करे और कहे कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, या अकेले में बात करे और उसको कहा जाए कि नहीं तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी? करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में? I think with like a new marriage you should keep your things private। like आप मजाक करने में भी आप पब्लिक में आप क्यों किसी को टोकोगे, आपको बुरा लगेगा। like अगर आपका दोस्त भी आपको अपने दोस्तों के सामने टोक देता है मजाक में, आपको कोई तंज मार देता है, तो आपको कभी कभी बात बुरी लग जाती है। ये तो आपकी बीवी है, तो आप उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रख लो तो आपको कुछ हो नहीं जाएगा। मेरा तो ये कहना है। यही सवाल मैं जीशान की तरफ लेके जाती हूँ। जीशान, अगर बीवी को ये बुरा लगा है कि आप, अक्सर हमारे यहाँ लड़ाइयाँ तभी होती है जब ससुराल वाले दावत पे आते हैं या आपसे उनसे मिल रहे हैं, उनके रंग ही बदल जाते हैं जी। मेरे मियाँ के जब उसके घर वाले आए हुए होते हैं, सपोर्ट मिलती है, बड़ा चहक रहे होते हैं, बड़े मजाक हो रहे होते हैं, और अक्सर उस मजाक का निशाना मैं बन रही होती हूँ। ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि बदमजगी होगी इस बात को पॉइंट आउट करने से, क्योंकि दावत का माहौल है, सब इकट्ठा हुए, खातून को क्या करना चाहिए? खामोश हो जाए या उसी वक्त रिएक्ट करे? देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, और एक शौहर को ये बात महसूस करनी चाहिए, समझनी चाहिए कि उसकी वाइफ की सेल्फ जितनी इज्जत वो अपने घर वालों के सामने बनाएगा, ये असल में वो अपनी इज्जत बना रहा होता है। और खातून को यानी वाइफ को ऐसे मौके पर एक पैगाम जरूर देना चाहिए। ये पैगाम जो है वो उस वक्त लड़ाई की सूरत में या शटअप कॉल की सूरत में नहीं भी हो सकता, क्योंकि केस टू केस वेरी करती हैं चीजें। कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं होता रिलेशनशिप की कामयाबी के लिए, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। जिस तरह क्रिकेट मैच में खिलाड़ी जो है, बैट्समैन जाकर पिच देखकर, हालात देखकर अपनी बैटिंग को सेट करता है, हिटिंग करनी है या उसने सिर्फ रोकना है गेंद को, इसी तरह हर जो रिलेशनशिप है उसमें केस टू केस चूंकि वेरी करती हैं चीजें, तो ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए। मैं खासतौर पर माँ बाप के लिए एक बात कर रहा हूं कि अपनी औलाद की ट्रेनिंग आप इस तरह से करें कि वो हालात को देखते हुए, समझते हुए अपनी स्ट्रेटेजी तरतीब दें। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता जो फिक्स फॉर्मूला। आपकी बात है ना जीशान, मुझे एक वो शॉर्ट मूवी याद आ रही है जो यूट्यूब पे अगर आप लोग देखना चाहें, अ वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस फ्रॉम इंडिया, रेणुका उसके अंदर कास्ट करती है। इट्स अ शॉर्ट फिल्म एंड इट्स कॉल्ड जूस। जरूर देखिएगा, और जब वो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा मैंने इस वक्त ये क्यों रेकमेंड किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। अच्छा जी, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। ये बात नहीं है कि हर कोई आपको जो ना नीचा दिखाना चाहता है, पैसिव अग्रेसिव है, मसले मसाइल उनके साथ हैं। आप दोनों तरह की खामोश रवैयों को देख सकते हैं। एक जो दानिस्ता है, यानी उसमें हो सकता है आपका गुस्सा है, तकलीफ है, व्हाटएवर, और दूसरा है गैर दानिस्ता तौर पे। इसकी जो बैकग्राउंड है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अगर आप देखें ऐसे घराने जहां माँ बाप बहुत लड़ते हैं, तो बच्चों ने एक अपना ही तरीका इस अबनॉर्मल सिचुएशन से डील करने का बनाया होता है। माँ बाप
आप लड़ रहे हैं वो खामोशी से दूसरे कमरे में चले जाएंगे, वो अपने आप को नम कर लेंगे कि नहीं भी कोई लड़ाई हो ही नहीं रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। वो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा तसादुम की सी कैफियत देखते हैं, वो खामोश होकर अपने खोल में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को अवेयर कराना जरूरी होता है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट टू यू, ये सिर्फ उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। लेकिन एक और बड़ा अहम मौजू है जिसकी तरफ हम आना चाहेंगे, वक्त कम है तो जरा तेजी से जा रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले बल्कि उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बोल रहा हूँ, जुनैद नाम है मेरा। जी जुनैद साहब, क्या कहेंगे? जी मैं सिर्फ दो चीजों के बारे में हाईलाइट करना चाह रहा था और जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछना चाह रहा था कि हमारी सोसाइटी जो मोर देन 60% है वो रूरल एरिया में रहती है। उसके बाद एक सोसाइटी है जो हमारी स्लम्स में रहती है, और फिर एक हमारी हाई क्लास है जो डिफेंस और इस तरह के कल्चर में या सोसाइटी में रहती है। तो अब ये चीजें सबके लिए इक्वली अप्लाई होती हैं, क्योंकि रूरल एरिया में मेल डोमिनेशन ज्यादा होती है या स्लम्स में मेल डोमिनेशन ज्यादा, तो ये थोड़ा सा इस चीज को भी कंसीडर करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी मैं पर्सनली तो इसके बारे में सोचती हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से बातचीत करने का, समझने का और समझाने का एक यूनिवर्सल रूल है साहब। उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हाँ अंदाजे बयां फर्क होता है। जो आप मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है खातून उस तरह हरफन या लफ्ज ब लफ्ज अपनी बात को कम्युनिकेट ना करती हो, लेकिन उनका भी एक तरीका है, यानी वो अपनी नाराजगी का इजहार कर देती है, वो अपनी बात मनवा लेती है। बल्कि जो मेरा तज्जिया है और जिस तरह मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर है। कई चीजों में वो अपने आप को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और उनका लिहाज मुरव्वत एक जो सिस्टम है, कोई गलत बात करते हुए दोनों तरफ से दोनों पार्टीज घबराती हैं, तो इट्स मोर क्लियर कट दैट वे। लेकिन जी इस इशू पे आते हैं हुमैरा, जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि कभी कभार खामोशी आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते में आ जाती है और एक सर्द महरी लेके आ जाती है। यानी हो सकता है हनीमून पीरियड में, या अगर आपकी पसंद की शादी है, पहले आप बहुत बात करते हो, बहुत कम्युनिकेट करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप मसरूफ होते चले जाते हैं, खातून के लिए बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मर्द के लिए बाहर की जिम्मेदारियां होती हैं, तो दोनों सूरतों में फिर क्या आपस में जो बीच में खामोशी आ गई है रिश्ते की, वो कितनी तकलीफ दे या मुश्किल होती है? ये बहुत ही अनकॉन्शियसली जो खामोशी आ रही होती है उसको बहुत ही कॉन्शियसली डील करना होता है। एज फार एज आई वुड से, बिकॉज यू सी इट्स अ ग्रोइंग फेज। खाली जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं सिर्फ वही नहीं बड़े हो रहे होते, शौहर और बीवी अपने अपने डोमेन्स में भी चेंजेस आ रहे होते हैं और वो भी बढ़ रहे होते हैं। तो उन चेंजेस को भी कोप अप करना, बिकॉज ग्रोइंग तो आपकी हर वक्त चलती रहती है, चेंजिंग लाइफ पैटर्न्स हमेशा चलते रहते हैं, और उसके साथ अपने आप को भी सेटल करना। आपके दिमाग में भी अगेन वही बात है कि 10 सवाल आ रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे नहीं करना। बट आपस के लिए इफ यू कॉन्शियसली फील कि यस, अगर एक चुपचापी ज्यादा आ रही है, आपका डिस्टेंस और डिफरेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, अगेन सिद्धा आई ऑलवेज से ऑन द शो कि कम्युनिकेशन, और अगर ये आ भी रही है तो वन पार्टनर नीड्स टू स्टेप अप टू द गेम एंड से कि भाई व्हाट्स हैपनिंग, एंड दैट वन पार्टनर, सॉरी टू इंटरजेक्ट ओवर देयर हुमैरा, बिकम्स अ चेजर, और वो किसी को भी पसंद नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर दोनों को अवेयरनेस है, हो सकता है उनमें से एक ज्यादा इसको महसूस कर रहा हो कि यार बात ही नहीं हो रही है, खामोशी है, मेरे लिए वक्त नहीं है, और जब वो प्लान करता है तो कई दफा आगे से सुनने को मिलता है ये चोंचलों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, या मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं वो पहले जैसा ही करूं। आया तो गाने भी है ना, वो पहले से मोहब्बत ना मांग मुझसे, तो इरिटेबिलिटी लेवल थोड़ा सा आई फील आ जाता है इसके अंदर, लाइक यू सिंग चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, एंड मे बी दैट्स एक्चुअली समथिंग दैट्स हैपनिंग। और कभी कभार हम इतना रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं चीजों के कि क्या करें, समटाइम्स यू रियली कांट डू एनीथिंग एंड यू जस्ट हैव टू बेयर विद दैट मोमेंट, दैट पीरियड ऑफ लाइफ वेयर यू रियली कांट डू मच। ठीक है ज़ीशान, आप क्या समझते हैं खामोशी क्या कब तब आती है जब कोई तीसरा बंदा इक्वेशन में आ जाता है? वरना आप दो कंपेनियंस हैं अगर, तो बड़ा नेचुरल है कि आपस में बातचीत करते थे, जिंदगी के उतार चढ़ाव साथ देखें। क्या ये इंदिया होता है, ये इंडिकेशन, ये एक साइन भी हो सकता है कि अगले की जिंदगी में कोई और है, तभी वो आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहा? जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स हों, उनके दरमियान खामोशी एक जुबान बन जाती है। वो खामोशी एक आंख के इशारे को भी एक दूसरे की समझते हैं, सांस लेना उससे भी समझ आ जाती है कि अगला क्या महसूस कर रहा है। असल जो
रिश्ता है ना, कीमती रिश्ता, वो होता है, वो तब बनता है, क्योंकि मेच्योरिटी एज के साथ साथ आनी है, ये लाजमी होता है। लेकिन आपको उसको अंडरस्टैंड करना, महसूस करना, समझना, वो भी आना चाहिए साथ साथ, वो भी सीखना चाहिए आपका। ये जो थर्ड पर्सन की या इस तरह की बातों की बात की, ये शुरू के दिनों में ऐसा महसूस होता है, क्योंकि तवक्को जो है ना, एक्सपेक्टेशन, वो बड़ी बुरी चीज है। वो इस तरह से बुरी चीज है कि जब कोई भी एक फरीक, चाहे वो शौहर हो चाहे वो बीवी हो, बहुत ज्यादा तवक्को लगा लेता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है, और वो जरा सी भी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो फिर दुख तकलीफ और मुझे बताया ना, तवक्को की तो बात ही नहीं आती। एक और सिचुएशन चले देती हूँ, उमैर की तरफ ले जाती हूँ। उमैर, एक बीवी है या हस्बैंड है जो समझता है कि यार हमारे आपस में कंपेनियंस की बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो नोटिस करता है कि मेरा स्पाउस काम में बहुत बिजी है और मुझसे बात करते हुए तो नींद आ रही है, मैं मसरूफ हूँ, मेरा फलाना ढमाका, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, मसले होते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर आप नोट करें कि आपका हस्बैंड हर वक्त ही फोन पे बात कर रहा है, हर वक्त ही फोन पे चैट कर रहा है, तब खतरे की घंटी बजनी चाहिए या नहीं? ऑनेस्टली ये आपका दैट्स समथिंग वेरी पर्सनल, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो अगर आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी ज्यादा, या इट्स मीडियम, इट्स नॉट दैट हाई, देन यस इट माइट बी कि आप देयर माइट बी समथिंग एल्स गोइंग ऑन, लाइक उसका हो सकता है ये। लेकिन दूसरे टाइम पे ये भी हो सकता है कि अगर आपका एक पार्टनर है, देन वक्त के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्सर बढ़ती हैं। मतलब ये कोई वो नई बात नहीं है, विद एज यू हैव अ लॉट मोर ऑन योर प्लेट। तो उसमें फिर हमें ये करना चाहिए, दैट जनरली माय सॉल्यूशन इज कि आप एक एक्टिव, लाइक मिस वो हमारा ने कहा था कि आप एक एक्टिवली उसको डील करें। आप एक जैसे एक दिन सेट करने के, इस दिन हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक दूसरे को, जैसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं ना, अब आई डोंट नो ये किस तबके के लिए ज्यादा कारामत एडवाइस है, लेकिन अंग्रेज बिलीव करते हैं कि चाहे आपके 3 बच्चे हों, आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हों, आपकी वीक में एक डेट नाइट होनी चाहिए। और डेट नाइट से मुराद है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वक्त है, इसमें कोई जिम्मेदारियों की बात नहीं होगी, कोई अनपेड बिल्स की बात नहीं होगी, बल्कि दिल की बात होगी, जो बातें हम आमतौर पर नहीं कर पाते, उसके लिए वक्त निकालेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब क्या कहेंगे? 2-3 चीजें थी, खामोश रहने के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो मैं तो ये मतलब जिंदगी में मैंने ये रिजल्ट निकाला है कि देखिए, अगर एक मियाँ बीवी में से कोई भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, अगर आप मुकाबले में बोलेंगे तो झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। यानी जैसे रोड पे चल रहे हैं साथ, तो आपको उसके साथ अलाइंड रहना है। अगर खामोश होंगे तो आप अलाइंड हो जाएंगे उसके साथ। हाँ, जब वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए फिर आप अपना मकसद बता दें। अगर आप बोलेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टकराव होगा, कभी भी वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकल सकता। बिल्कुल सही है। जी फरमाइए। और इस रिलेशन को जो एक्नॉलेजमेंट के लिए मैंने तो जो अपना बनाया कि बिल्कुल इंसान को अपनी बीवी के लिए या बीवी को हस्बैंड के लिए वक्त हर एज में देना चाहिए, आप गैप नहीं छोड़ें। बहुत शुक्रिया, अब जबरदस्त आपने बात की है, विच इज द नोट टू एंड द शो ऑन। और खास तौर पे अपने मियाँ या बीवी के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में कभी ऐसी बात ना कहें जो आप उनको फेस टू फेस नहीं कह सकते, उन पे गॉसिप ना करें। अच्छा जी, मर्द हजरात अक्सर ये करते हैं कि अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं करना चाहते, इसलिए भी वो खामोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई दफा शक व शुबात बढ़ते हैं। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। थैंक यू हुमैरा, ज़ीशान एंड उमैर फॉर बीइंग हियर। अब जी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन आप बताइएगा कि खामोशी ज्यादा तकलीफ देती है या कड़वे अल्फाज? इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे मेरा हमेशा जोर रहता है, इसको दोबारा भी कभी एड्रेस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।